If you have any problem or any doubt in previous lecture, then ask. No? Okay. So in previous lectures, we have discussed about the application of polarization, types of polarization, and few methods of creating a polarized light by wire gate polarizer, then polarization by reflection, and polarization by selective absorption और dichroism. मेलस लॉ एंड ब्रूस्टर्स लॉ, ये भी इनके बारे में भी हमने डिस्कस किया, ठीक है. एंड देन वी केम टू पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन बाय बायरफ्रिंजेंस. तो हमने डबल रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और टू टाइप्स ऑफ रेज, ऑर्डिनरी रे एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, इन दोनों के बारे में ही पढ़ा. और हमने ये देखा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड ज़्यादा होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से, और कुछ में इसका रिवर्स होता है, ठीक. जिनमें ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे से ज़्यादा होती है, दोज आर नोन एज पॉजिटिव क्रिस्टल्स, एंड क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. और जिन मटेरियल्स में ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे से कम होती है, दोज आर नोन एज नेगेटिव क्रिस्टल्स. कैल्साइट, टूरमैलिन, दीज आर द एग्जाम्पल्स. और ऑर्डिनरी लाइट रे, वो ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे को हमने रेस्पेक्टिवली सर्कल और इलिप्स से रिप्रेजेंट किया था. तो पॉजिटिव क्रिस्टल्स में इलिप्स विल बी इनसाइड द सर्कल, और नेगेटिव क्रिस्टल्स में सर्कल विल बी इनसाइड द इलिप्स. और पॉइंट्स जहाँ पर ये दोनों, ये सर्कल और इलिप्स एक दूसरे को टच करते हैं, उन्हें मिलाने वाली लाइन इज नोन एज ऑप्टिक एक्सिस. ऑप्टिक एक्सिस वो स्पेशल डायरेक्शन थी जिसमें ऑर्डिनरी लाइट रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड सेम होती है, या फिर जिस डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट अनपोलर लाइट रे प्रोपेगेट करे तो वो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में डिवाइड नहीं होती, स्प्लिट नहीं होती. और इसलिए हमें बस इसी डायरेक्शन को बचाना होता है और बाकी किसी भी डायरेक्शन में हम लाइट को प्रोपेगेट करा सकते हैं. और इसका एक तरीका है कि जब भी हम इस क्रिस्टल को अपनी एप्लीकेशन के लिए कट करके एक शीट के फॉर्म में लाएं, तब उसे इस तरह से कट करें कि ऑप्टिक एक्सिस उस शीट के सरफेस पर रहे, ठीक है. और हमने इसके बाद भी देखा था कि एक शीट हमने कट की थी, इसकी जो भी थिकनेस हो, सपोज टी इज द थिकनेस, और ये ऑप्टिक एक्सिस को हमने इसके सरफेस के पैरेलल कट किया था. तो जब कोई लाइट रे इस पर इंसिडेंट होगी और इसके अंदर इसका डबल रिफ्रैक्शन होगा, तो जितनी देर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे इस शीट को क्रॉस कर जाएगी, उतनी देर में ऑर्डिनरी लाइट रे तो कर नहीं पाएगी क्रॉस, वो थोड़ी कम डिस्टेंस कवर करेगी. तो जब तक ये दोनों लाइट रेस बाहर आती हैं, तब तक इन दोनों के बीच में एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. वो पाथ डिफरेंस होगा कितना, जितना भी इन्हें टाइम का डिफरेंस होता है इस शीट को कवर करने में, उतने टाइम में कोई और सिंपली कोई लाइट रे एयर में जितनी भी डिस्टेंस कवर कर लेती है, दैट विल बी द टाइम पाथ डिफरेंस. और उस पाथ डिफरेंस के कारण एक फेज डिफरेंस भी आएगा. तो ये दोनों लाइट रेज जो कि इंडिविजुअली वो हैं पोलराइज्ड हैं, ये दोनों इंडिविजुअली पोलर लाइट रे जब बाहर आती हैं तो इन दोनों में एक पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस होता है. और ऐसे कहें कि कोई एक लाइट रे फेज में रिटायर्ड हो जाती है, ठीक. एंड दीज शीट्स, इस तरह की टी थिकनेस की शीट्स, इसीलिए इन शीट्स को बोलते हैं फेज रिटार्डेशन प्लेट. और इनकी थिकनेस पे डिपेंड करता है कि वो फेज रिटार्डेशन कितना होगा. अगर वो फेज रिटार्डेशन लैम्डा वो π/2 हो, या फिर पाथ डिफरेंस अगर λ/4 हो, देन दिस शीट विल बी नोन एज क्वार्टर वेव प्लेट. और अगर यही पाथ डिफरेंस λ/2 हो या फिर फेज डिफरेंस पाई हो, तब इसे बोलते हैं हाफ वेव प्लेट. और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो और फेज डिफरेंस 2π हो, तब इसे बोलते हैं फुल वेव. ठीक है, किसी को कुछ बोलना था? नहीं, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर. ओके. और इनके अकॉर्डिंग हमने पहले ये देखा था, जब हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट रे और प्लेन पोलर लाइट रे और इलिप्टिकली पोलर लाइट रे की जब बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि दो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल प्लेन पोलर लाइट रे अगर एक ही डायरेक्शन में साथ साथ आगे बढ़ती हैं, तो डिपेंड करता है उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है,
कि फाइनल लाइट रे क्या होगी। फाइनल लाइट रे एक प्लेन पोलर लाइट रे ही होगी अगर जो फेज डिफरेंस है वो 0 हो या फिर पाई हो। अगर यही फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, पाई बाई 2 का होता है, या फिर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 का होता है, तो हमें सर्कुलर पोलर लाइट रे मिलेगी। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था पहले। तो अगर यही डेल्टा डेल्टा को हमने फेज डिफरेंस से डिनोट किया है, या फिर फेज डिफरेंस को डेल्टा से डिनोट किया है, वो फेज डिफरेंस अगर 0 है या फिर पाई है, तो हमें एक प्लेन पोलर लाइट रे ही मिलती है। ठीक है, और अगर यही फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हो या 3 पाई बाय 2 हो या फिर माइनस पाई बाय 2, तो हमें एक सर्कुलरली पोलर लाइट रे मिलती है। ठीक है, इनके डायरेक्शंस के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं हैं। ठीक, हालांकि मैथमेटिक्स से इनकी डायरेक्शन भी कंसिडर की जा सकती है, या फिर सिंपल इमेजिनेशन से भी की जा सकती है कि इस तरफ होगा या इधर होगा। ठीक है, तो प्लेन पोलर लाइट रे और सर्कुलरली पोलर लाइट रे। तो सर्कुलरली पोलर लाइट रे के लिए क्या रिक्वायर्ड है? उसके लिए रिक्वायर्ड है कि वो प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट हो। ठीक, और प्लेन पोलर लाइट रे तभी मिलेगी जब ये दोनों प्लेट्स या तो हाफ वेव प्लेट हो या फुल वेव प्लेट हो। ठीक है, इससे क्लियर है? यहाँ से पाई आ जाएगा, यहाँ से 2 पाई आ जाएगा, और इससे आएगा पाई बाई 2 या फिर माइनस पाई बाई 2 क्वार्टर वेव प्लेट। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। अब हम मालूम करना चाहेंगे कि इसकी थिकनेस क्या क्या हो फॉर क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट और फुल वेव प्लेट। ठीक है, हम थिकनेस मालूम करेंगे, मिनिमम थिकनेस। ठीक, तो चलो मालूम करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या सोचा है, हमने देखा है सपोज इसकी थिकनेस टी है, और इस लाइट रे को, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे को, इस पूरी पूरी शीट को क्रॉस करने में सपोज कोई टाइम लगता है, ऑर्डिनरी लाइट रे को कुछ डिफरेंट टाइम लगेगा जो कि ज़्यादा होगा, तो दोनों में टाइम डिफरेंस कितना हुआ? और जब ये दोनों बाहर आ जाएंगी तब तो सेम स्पीड सी से ही ट्रेवल करेंगी। तो जब तक ये वाली लाइट रे बाहर आएगी तब तक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, दैट विल बी द पाथ डिफरेंस। और वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? द टाइम डिफरेंस बाय both the rays to travel this t thickness multiply by c। ठीक है, ऐसा ही है, क्लियर है? तो अगर इसकी थिकनेस t हो तो ऑर्डिनरी लाइट रे को टाइम ज़्यादा लगेगा। वो टाइम होगा कितना? सपोज इसकी स्पीड, ऑर्डिनरी लाइट रे की स्पीड इनसाइड दिस क्रिस्टल इज वी ओ, तो टाइम कितना लगेगा? दिस थिकनेस डिवाइडेड बाय द स्पीड। एम आई राइट? एम आई राइट? अरे भाई, अब तो तुम लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हो बोलना। Yes. और हाँ ठीक, तो T बाय वी नॉट वी ओ, दिस इज द टाइम बाय ऑर्डिनरी लाइट रे टू ट्रेवल दिस T थिकनेस इनसाइड दिस क्रिस्टल। ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे को कितना टाइम लगेगा? कम होगा वो टाइम ले ऑर्डिनरी लाइट रे से, और होगा कितना? दिस थिकनेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे, T बाय वी ई। और टाइम डिफरेंस कितना हुआ दोनों का डिफरेंस? So this is the time difference by both the rays to travel this T thickness inside this crystal। ठीक है, और इतनी देर तक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे एयर में ट्रेवल कर रही होगी। सो पाथ डिफरेंस इज व्हाट? दिस टाइम डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय सी। ठीक है, सो दिस इज द पाथ डिफरेंस। अच्छा, इस पाथ डिफरेंस को और अच्छे से लिखा जा सकता है। T को कॉमन ले लें और C को अंदर ले जाएं, तो C अपॉन वी ओ, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑर्डिनरी लाइट रे, एंड C upon VE is refractive index for extraordinary light ray. So T multiplied by VO minus VE। ठीक है, और V ये VE नहीं, mu O minus mu E। So mu E is the refractive index of extraordinary light ray in this perpendicular direction to the optic axis। Definitely इस डायरेक्शन में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट रे का। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट रे। अच्छा, अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है, या लैम्डा बाय 4 होता है, या फिर लैम्डा होता है, तब हम इन प्लेट्स को डिफरेंट नेम्स देते हैं। तो आगे कैलकुलेट करते हैं। फॉर फुल वेव प्लेट दिस पाथ डिफरेंस शुड बी लैम्डा, and this T is what? T is the thickness of this plate. So we can find the thickness of a full wave plate by lambda divided by this whole. So this is the thickness of full wave plate। ठीक है, म्यू ओ और म्यू ई दिया होगा, लैम्डा दिया होगा और थिकनेस पूछी होगी, या फिर थिकनेस दी होगी और म्यू ओ म्यू ई दिया होगा और लैम्डा पूछा होगा। ठीक है, या फिर इनमें से कोई भी एक मिसिंग होगा, बाकी इन्फॉर्मेशन पूछी होगी। तो ये हमने निकाला फुल वेव प्लेट के लिए थिकनेस ऑफ द प्लेट।
इसी तरह से हाफ वेव प्लेट के लिए भी निकाला जा सकता है. इफ दिस पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2, देन द थिकनेस ऑफ हाफ वेव प्लेट इज लैम्डा बाय ट्वाइस ऑफ म्यू डिफरेंस म्यू ई. ठीक, ऐसे ही क्वार्टर वेव प्लेट के लिए दिस इज द थिकनेस. ठीक है, बस हाफ एंड फर्दर हाफ आर द डिस्टेंस. सो दीज आर द मिनिमम थिकनेसेस. ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर. चलो, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अब हम क्या करें, सर्कुलर पोलर इलेक्ट्रिक को कैसे प्रोड्यूस करें. और उसके लिए हमें पता था सर्कुलर पोलर इलेक्ट्रिक के लिए, जैसे हमने पहले देखा, हमें एक क्वार्टर वेव प्लेट की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि ये दोनों जब बाहर आए तो इनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस हो और बस सर्कुलर पोलर इलेक्ट्रिक क्रिएट हो जाए. तो अब थोड़ी सी और मैथमेटिक्स करने वाले हैं इसी सर्कुलर पोलर इलेक्ट्रिक के बेस पे. तो सपोज ये हमारा एक पोलराइजर है, ठीक है, और इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल है. दिस इज ए ट्रांसमिशन एक्सिस. ठीक, मतलब इससे बाहर जो भी लाइट रे आएगी उसका जो वो होगा, नहीं, दिस इज द ट्रांसमिशन एक्सिस. थोड़ा सा स्लैंट कर देते हैं वर्टिकल से. ठीक है, तो अच्छा, तो जब इसमें से कोई लाइट रे बाहर आएगी तो उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस इस डायरेक्शन में होंगे. सपोज ये डायरेक्शन ट्रांसमिशन एक्सिस वर्टिकल से थीटा एंगल बनाती है, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहे होंगे. ठीक है, और अगर यहाँ पर एक अनपोलर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब अगर सपोज इसका एम्पलीट्यूड ए है, कैपिटल ई. ठीक है, अच्छा एक बात और थी, इसमें कुछ चीज़ें और रुकी हैं. इससे पहले मुझे कुछ और भी बताना था. हाँ, इससे पहले मुझे कुछ चीज़ें और भी बतानी थी. वो ये कि जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लाइट रेज होती हैं, ये इनके जो वाइब्रेशन हैं, इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन, वो किस डायरेक्शन में होते हैं. तो जो ऑप्टिक एक्सिस है, पीछे जाते हैं, हाँ, यहाँ से हम, तो सपोज ये एक प्लेट है और इसकी ऑप्टिक एक्सिस इस डायरेक्शन में है. ठीक है, और यहाँ से एक अनपोलर लाइट रे इंसिडेंट होती है. तो ये है ऑर्डिनरी लाइट रे एंड दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे और ऑर्डिनरी लाइट रे ये दोनों फुली पोलराइज्ड हैं, ये भी हमने बात की थी, और इनके पोलराइजेशन की डायरेक्शंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं. एंड फर्दर ये जो ऑर्डिनरी लाइट रे होती है, इसके पोलराइजेशन की डायरेक्शन इस ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के वाइब्रेशंस, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस की डायरेक्शन इस ऑप्टिक एक्सिस के पैरेलल होती है. अभी आगे और भी पढ़ने वाले हैं दोबारा से इसी के बारे में. ठीक है, अच्छा, तो अब अगर यहाँ पर एक क्वार्टर वेव प्लेट रखी हुई है या फिर सिंपली एक फेज रिटार्डेशन प्लेट रखी हुई है, ठीक, और उस फेज रिटार्डेशन प्लेट में दिस इज द ऑप्टिक एक्सिस, वर्टिकल इज द ऑप्टिक एक्सिस. ठीक, और इस फेज रिटार्डेशन प्लेट पर ये वाला पोलराइज लाइट रे इंसिडेंट होती है. ठीक है, तो ऑप्टिक एक्सिस से ये वाली लाइट थीटा एंगल बना रही है. इस लाइट का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस थीटा एंगल बना रहे हैं. तो अब इसमें से जो बाहर लाइट रे निकलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे और ऑर्डिनरी लाइट रे जो भी इसके अंदर पेनिट्रेट करेगा, उनके वाइब्रेशंस की डायरेक्शंस क्या क्या होंगी. ऑर्डिनरी लाइट रे के जो वाइब्रेशंस हैं वो होंगे इस डायरेक्शन में, ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के जो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस होंगे वो ऑप्टिक एक्सिस की ही डायरेक्शन में होंगे. अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, हमने फिलहाल ए रखा है, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है यहाँ पर, तो कितना एम्पलीट्यूड ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे का एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो बताएगा. ए cos थीटा. एग्जैक्टली, और उसे हम y कंपोनेंट मान के चलते हैं. चलो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बोल के हम y कंपोनेंट और x कंपोनेंट बोल देते हैं. तो y कंपोनेंट होगा a इंटू कॉस थीटा, दिस वन. ठीक, और x कंपोनेंट होगा a इंटू बताओ भाई, साइन थीटा, है ना, है ना, यही था, कुछ गलत तो नहीं बोला. यस सर. a इंटू साइन थीटा, मैं कहीं गलत हूँ बता देना, कहीं भूल जाता हूँ कोई मैं भी. ठीक, तो x कंपोनेंट होगा a इंटू साइन थीटा. सो दीज आर द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द लाइट रेज, the electric vector of which are vibrating along x axis and along y axis. ठीक है, तो क्योंकि ये सिंपली एम्पलीट्यूड्स हैं, साइन फॉर्म और ओमेगा टी वाला फॉर्म रह गया है, तो इस पूरे को हमने b सपोज कर लिया, इस पूरे को a सपोज कर लिया.
So a and small b are the amplitudes of the electric vectors of the light rays along x-axis and y-axis. तो अच्छा, अब अगर यहाँ से जो लाइट रे आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, ठीक, और इसके अंदर जस्ट इस सरफेस को जिसने एंटर किया है सरफेस के अंदर, ठीक, इस प्लेट में, उस लाइट रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करें किसी इक्वेशन के थ्रू? फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा है, तो हम उसे चलो रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली साइन ओमेगा टी से, या फिर ऐसा माने कि जब ये लाइट रे इस पूरी प्लेट को एग्जिट करेगी, बाहर आएगी इस प्लेट में से, उस समय तक इन दोनों के बीच में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लाइट रे के बीच में एक फेज डिफरेंस आ चुका होगा। सपोज वो फेज डिफरेंस डेल्टा है, हम बाद में रख लेंगे डेल्टा की वैल्यू, पाई या पाई बाई 2 या 2 पाई। सपोज ये जो फेज रिटार्डेशन प्लेट है, ये इन दोनों लाइट रेज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लाइट रे के बीच में डेल्टा का फेज डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तब अगर पहली वाली लाइट रे जो कि सपोज एक्स एक्सिस वाली लाइट रे है, उसे अगर a इंटू साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दूसरी वाली लाइट रे जो कि y एक्सिस की ओर है उसे d साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू व्हेन दोस लाइट रेज एग्जिट दिस फेज रिटार्डेशन प्लेट। ये बात सही है? ये वाली इक्वेशंस क्लियर हैं? तो x एक्सिस की डायरेक्शन में जो लाइट रे निकल रही है, मतलब ऐसी लाइट रे जिसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन x एक्सिस में है, जब वो बाहर निकलेगी, सपोज उसका इक्वेशन इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, a इज द एम्पलीट्यूड, और तब y एक्सिस में जिसके वाइब्रेशन थे इलेक्ट्रिक वेक्टर के, वो वाली लाइट रे जब बाहर निकलेगी तो दोनों में फेज रिटार्डेशन आ गया। सपोज डेल्टा का एडिशन हो गया तो डेल्टा ऐड कर दिया। सो दिस इज द सिंपली फेज डिफरेंस। ये एम्पलीट्यूड्स हैं दोनों लाइट रेज के, a एंड b, और a और b की वैल्यू इनसे दी जाती है, ठीक है सर? हमने इसका मतलब पॉजिटिव क्रिस्टल लिया है। हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे चाहे जैसे लें, दोनों के लिए ही ये ट्रू है, ये दोनों के लिए ही ट्रू है, बस साइन का डिफरेंस आ जाएगा, प्लस की जगह नेगेटिव हो जाएगा। सर हमने फेज डिफरेंस ऐड करा है y एक्सिस के अलोंग, इसका मतलब वो लेट स्टार्ट हो रही है। हाँ, फेज डिफरेंस ऐड किया है, इसका मतलब लेट स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ऐसा ही मान सकते हैं। लेकिन ये जो हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए ही ट्रू है, बस साइन का डिफरेंस होगा। अगर हमने फेज डिफरेंस को ऐड किया है तो हो सकता है अगली बार माइनस कर दो, ठीक, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब सर जो y वाली इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी रे के लिए है और x वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे के लिए, ऐसा है ना? x नहीं, x वाली ऑर्डिनरी के लिए है, y वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए है, क्योंकि y एक्सिस जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे होती है उसके वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस के डायरेक्शन में रहते हैं। सर दोबारा बोलना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस की ही डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक, और ऑर्डिनरी लाइट रे के वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे अगर ये बताया ना जाए तो सबसे पहले कोई अंदाजा लगाएगा तो इसका रिवर्स अंदाजा लगाता है, ठीक है, लेकिन होता है ऐसा, ऑर्डिनरी लाइट रे परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे सेम डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये वर्टिकल इज द ऑप्टिकल एक्सिस, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट, वो ऑर्डिनरी लाइट रे है और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और अगर इसका उल्टा है, अगर ये है ऑप्टिक एक्सिस तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, ये ऑर्डिनरी हो जाएगा, यस सर। ठीक है। अच्छा, फिलहाल उससे ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिलहाल तो हमें केवल दो लाइट रेज मिल गई, दो लाइट रेज, ऐसी लाइट रेज जो प्लेन पोलराइज्ड हैं, जिनके वाइब्रेशंस एक दूसरे से ऑर्थोगोनल हैं और जिनके बीच में एक फेज डिफरेंस है, बस हो गया काम। अब इन दोनों को सुपरपोज कराना है, क्योंकि यहाँ पे एयर में जब बाहर निकले तब कोई एग्जिस्टेंस नहीं ऑर्डिनरी एक्सट्राऑर्डिनरी का, दोनों एक जैसी है, बस दोनों की प्रॉपर्टी ऐसी है कि ये दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट रहे हैं और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे हैं इनके इलेक्ट्रिक वेक्टर, बस। क्लियर? यस सर। तो अब जो बाहर जो लाइट रे निकलेगी उसकी इक्वेशन कैसे दी जाएगी? उसके लिए फाइनल विल बी द समेशन ऑफ दीज टू। अगर उसे हम कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करें, यहाँ मैंने बाई चांस स्मॉल y लिख दिया, अगर अच्छा बाई चांस क्यों लिखा, मैंने सही लिखा, इस y को मैंने एक्सपेंड कर दिया, ठीक। फाइनल होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन के तरीके हैं, ऐसा भी कर सकते हैं दोनों को सिंपली ऐड कर दो, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसके डिफरेंट पार्ट्स को x के टर्म में लिख लो। तो अगर इस y को साइन a प्लस बी के फॉर्म में लिखा जाए तो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, और उसमें साइन ओमेगा टी ये जो आएगा
इसकी वैल्यू लिखी जा सकती है x अपॉन ए। तो x अपॉन ए लिख दिया, इस b को पहले से ही ट्रांसफर कर दिया, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। cos ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी को x अपॉन ए दोबारा से लिख दिया। तो ये y को लिखा जा सकता है इस तरह से, एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y। सो दिस विल गिव यू द सेंस ऑफ द एग्जिटिंग लाइट रे। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो ओमेगा टी तो गायब हो गया, ठीक, ओमेगा टी तो एक्स और वाई में ऑब्जर्व हो गया। अब बचा क्या, सिंपली डेल्टा। डेल्टा की वैल्यूज डिपेंड करेंगी, डेल्टा की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा कि एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। ठीक है। और एक्स और वाई का रिलेशन का मतलब जो फाइनल लाइट रे बाहर निकल रही है उसमें एक्स का कंपोनेंट कितना है, वाई का कंपोनेंट कितना है, और किस किस डायरेक्शन में, दैट्स ऑल। ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसे थोड़ा और अच्छे से रीअरेंज किया इस तरह से। ठीक है। इस स्क्वायर को अंडर रूट को खत्म करने के लिए इस पूरे को ट्रांसफर कर लिया, फिर स्क्वायर कर लिया एंड रीअरेंज कर दिया। तो हमारे पास इक्वेशन आई ये, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन ए बी टाइम्स कॉस डेल्टा इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। डेल्टा इज द फेज डिफरेंस। इस तरह की इक्वेशन तुमने पहले भी पढ़ी हुई है 10+2 में मैथमेटिक्स में। कोई बताएगा? ज्योमेट्री में ellipse, yes, this is the general equation, this is a general equation for conic section। हाँ, conic section पढ़े हैं ना या नहीं? Yes, sir. So this is the general equation of conic section। डिपेंड करता है डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ सर्कल, एलिप्स और ए लाइन। ठीक, चलो वही हम देखने वाले हैं। अगर डेल्टा की वैल्यूज क्या क्या है? क्वार्टर वेव प्लेट्स के लिए डेल्टा इज π/2, हाफ वेव प्लेट के लिए डेल्टा इज पाई, एंड फॉर क्वार्टर वेव प्लेट डेल्टा इज 2π। एक एक करके वैल्यू रखेंगे। ठीक, सो दिस इज आवर सिचुएशन, आवर स्टेट। ठीक, फॉर डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0 मीन्स फुल वेव प्लेट। ठीक, उसके लिए जैसे डेल्टा 0 रखते हैं, ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, एंड दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू x equal to something multiply y or y equal to something multiply by x। So this is a linear polarization। y और x में एक लाइन बनी। ठीक है, दोनों सेम है। अगर डेल्टा की वैल्यू पाई रख दें तो पाई रखेंगे तो ये अगेन 0, ये -1 हो जाएगा, तो अगेन सेम y equal to something multiply by x, ये अगेन एक लाइन बने। लीनियर पोलराइजेशन है ये भी। तो डेल्टा इक्वल टू 0 एंड पाई ये दोनों लीनियर पोलराइजेशन प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, डेल्टा इक्वल टू π/2 हो जाए तो π/2 करेंगे तो sin π/2 1 हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी ये, एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर एलिप्स। तो एलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा। और इसी के साथ साथ अगर a और b को सेम भी कर दें तो a और b सेम होंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, दिस इज ए सर्कल, तो सर्कुलर पोलराइजेशन होगा। ठीक है, तो दिस इज फॉर क्वार्टर वेव प्लेट। तो जब हमें अगर सर्कुलर पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन फाइंड करना होता है तो हमेशा क्वार्टर वेव प्लेट का यूज करते हैं। हाफ वेव प्लेट का भी अलग यूज है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या यूज है। ठीक है, और इससे हाँ, स्मॉल a और स्मॉल b, इनकी वैल्यूज, इन्हें कैसे सेम करें? इन्हें सेम करने का तरीका है कि a तो था कितना, कैपिटल A cos थीटा, एंड b था, स्मॉल b था कैपिटल A, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, स्मॉल a इज कैपिटल A sin थीटा, स्मॉल b इज कैपिटल A cos थीटा, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंटिंग पोलर लाइट रे। हाँ, तो थीटा को हम 45 डिग्री रख दें तो a और b दोनों सेम हो जाएंगे। थीटा को 45 डिग्री, देखो पीछे जाओ, कहाँ थे, यहाँ थे, हाँ, ये वाला एंगल, इस एंगल को अगर 45 डिग्री रख दें, मतलब एक पोलराइज्ड लाइट रे इस क्वार्टर वेव प्लेट पर इस तरह से इंसिडेंट कराएं कि उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस ऑप्टिक एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो a और b, स्मॉल a एंड स्मॉल b, ये दोनों भी सेम होंगे, और बस वी विल गेट अ सर्कुलर पोलराइजेशन। और अगर इसके अलावा कुछ और डिग्री रखते हैं 45 के अलावा, तो फिर a और b सेम नहीं होंगे और हमें मिलेगा इलिप्टिकल पोलराइजेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, सिंपल थी मैथमेटिक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? आशीष, जशन, Yes, sir. क्लियर है? Sir. ओके, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो था क्या हमारे पास, हमें सर्कुलर पोलराइजेशन फाइंड करना था। हमारे पास एक अनपोलर लाइट रे थी,
उसे पहले पोलराइजर्स में से पास किया, और फिर उसे एक क्वार्टर वेव प्लेट में से पास किया। जैसे हाँ पोलराइजर में से पास किया, उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस इस डायरेक्शन में थी, तो इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में होने लगे। एक अब फेज रिटार्डेशन प्लेट क्वार्टर वेव प्लेट से पास किया, जिसकी ऑप्टिक एक्सिस ये थी, और इस तरह से पुट किया था कि इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री रहे, तो बाहर जो हमें लाइट रे मिलेगी वो सर्कुलरली पोलर लाइट रे होगी। दैट्स ऑल। ठीक, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और मालूम करने वाले हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में इस बायरफ्रिंजेंट मटेरियल के। ठीक, और ये प्रॉपर्टीज हमें लैंड करेंगी कि इससे हम पोलराइजर कैसे बनाएं, हम लाइट रे को पोलराइज कैसे करें। ठीक, तो उसके लिए हमें ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। कोई जो बायरफ्रिंजेंट मटेरियल है उसकी ज्योमेट्री के बारे में। तो अगर हम कैल्साइट क्रिस्टल को लें, आई थिंक कैल्साइट क्रिस्टल, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे बता देना बुक में से देखकर। कैल्साइट क्रिस्टल की ज्योमेट्री इस तरह की होती है कि वो एक क्यूबिक टाइप का, क्यूबॉइड टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। और उस क्यूबॉइड टाइप के स्ट्रक्चर में जो जो एंगल्स हैं ये 78 डिग्री, 78 डिग्री एंड 102 डिग्री, इस तरह के एंगल्स बनते हैं। तो जो भी फेजेस हैं, 6 फेजेस, ठीक, उन फेजेस के जो एंगल्स हैं 102 एंड दिस 102, दिस 78 एंड दिस 78, इस तरह के एंगल्स होते हैं। क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से ये जो कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो 3 एंगल्स होते हैं, वो 78, 78, 102 और 102, 102 एंड 78, इस तरह के एंगल्स बनते हैं। यहाँ पे 102 होगा, एक दूसरा 102 और 78 होगा। कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे सारे सारे एंगल 182, 182, 182 के होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल्स होते हैं। ठीक, तो ये जो 8 कॉर्नर्स हैं, इन कॉर्नर्स पे जो 3-3 एंगल्स बन रहे हैं, वो डिफरेंट, उनका पेयर डिफरेंट होता है। केवल 2 कॉर्नर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस एंगल हो, मीन्स 102 का एंगल हो। एंड फिजिकली इन दोनों जो कॉर्नर्स हैं उन्हें ब्लंट कॉर्नर बोला जाता है। ब्लंट का मतलब होता है दबा हुआ, ठीक है, तो ब्लंट कॉर्नर बोला जाता है। ठीक, वो शार्पनेस वहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि एंगल ज़्यादा है। जहाँ पे 78 डिग्री का एंगल होगा वो शार्प कॉर्नर होगा, एंड दीज आर द ब्लंट कॉर्नर। और ब्लंट कॉर्नर को मिलाने वाली जो एक्सिस है या डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज नोन एज ऑप्टिक एक्सिस। मीन्स ये वाली डायरेक्शन है वो जिसे हमें बचाना है, जिसे अवॉइड करना है। ठीक, अगर इस डायरेक्शन में कोई अनपोलर लाइट रे इंसिडेंट होगी तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में डिवाइड नहीं होगी, स्प्लिट नहीं होगी। और ये एक सिंपल एक्सिस नहीं है, ये डायरेक्शन है। इसके पहले जो भी डायरेक्शन हैं वो सब ऑप्टिक एक्सिस है। ठीक है, ये ज्योमेट्री क्लियर है? ज्योमेट्री क्लियर है ये जतिन? एक्सक्यूज मी सर एक और बार करो वाला एक्सप्लेन। हाँ, तो ऐसे बता दिया करो, जो मैं पूछूं बोल दिया करो, नहीं आया क्लियर। देखो, हमने एक कैल्साइट क्रिस्टल लिया, और कैल्साइट एक क्रिस्टलाइन मटेरियल है। क्रिस्टलाइन मटेरियल का मतलब उसमें जो भी एटम्स हैं वो इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मटेरियल साइंस में और भी पढ़ोगे। अच्छा, वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। वो क्यूबिक हो सकता है स्ट्रक्चर, वो हेक्सागोनल हो सकता है, वो क्यूबॉइड टाइप का हो सकता है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ दोज स्ट्रक्चर। अच्छा, वो ये वाला जो क्रिस्टल है कैल्साइट क्रिस्टल, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूबॉइड टाइप का होता है। और क्यूबॉइड का मतलब तो पता होगा, इसमें 8 कॉर्नर्स होते हैं, 6 फेजेस होते हैं। अगर हर एक कॉर्नर पे 90 डिग्री के एंगल बन जाए तो उसी को हम क्यूब बोलते हैं। हाँ, पैरेललोग्राम, इसी तरह से पैरेललोग्राम बन सकते हैं। ठीक, क्यूब बोलते हैं अगर सारे सारे जो फेजेस हैं वो स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ये जो क्यूबॉइड स्ट्रक्चर है ये इस तरह का होता है कि इसके कॉर्नर्स पर जो 3 एंगल्स हैं वो उनके जो नंबर्स हैं वो 78 एंड 102 रहते हैं। ठीक, या फिर जो 6 फेजेस हैं उन फेजेस पर जो 4 एंगल्स बन रहे हैं उनमें से 2 एंगल 78 डिग्री के होते हैं और 2 एंगल 102 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस तरह से जो 8 कॉर्नर्स हुए उन पर जो भी पेयर्स बने एंगल्स के वो 78, 78, 102 या फिर 102, 102 एंड 78, इस तरह से हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, 2 कॉर्नर्स ऐसे होते हैं इसमें जहाँ पर जो एंगल्स हैं 3, वो तीनों के तीनों ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं, 102, 102 एंड 102। इस तरह के जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पर तीनों एंगल ऑब्ट्यूस हों उन्हें हम ब्लंट कॉर्नर बोलते हैं, ब्लंट। ठीक है,
और ब्लंट कॉर्नर को मिलाने वाली जो एक्सिस है या डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज ऑप्टिक एक्सिस फिजिकली इन दोज क्रिस्टल्स। ठीक है, ब्लंट कॉर्नर को जो लाइन मिलाती है या ब्लंट कॉर्नर को जो डायरेक्शन मिलाने वाली डायरेक्शन है, दैट डायरेक्शन इज ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, क्लियर है अभव? यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम इस क्रिस्टल को प्लेट के शेप में कट करें तो इस तरह से कट करें कि सरफेस पर ऑप्टिक एक्सिस आ जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी भी चाहे जिस सरफेस में हम कट कर लें ऑप्टिक एक्सिस है, तब भी हमारे लिए कुछ स्पेशल डायरेक्शंस ही हैं जो हमारे काम की। वो डायरेक्शंस वो हैं, वो प्लेन वो हैं जिनमें ये ऑप्टिक एक्सिस भी इंक्लूड हो रही है, साथ ही साथ वो कट वाला प्लेन जिसमें हमने कट किया है वो इन 6 सरफेसेस के भी परपेंडिकुलर हो। ठीक, एक ऐसा प्लेन जिसके अंदर ऑप्टिक एक्सिस भी है इंक्लूड हो रही है और साथ ही साथ वो ये वाला सरफेस इसके परपेंडिकुलर हो, इसके और इसके पीछे वाले। ठीक है, इन्हीं में हम कट करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ सरफेस इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, प्रिंसिपल सेक्शन। तो कैसे कट करेंगे हम? कट इस तरह से लगाएंगे कि उसमें ऑप्टिक एक्सिस भी लाई करे उस सरफेस में, साथ ही साथ वो सरफेस, ये जो 3 पेयर्स हैं पैरेलल सरफेसेस के, 6 सरफेसेस में 3 पेयर्स हैं पैरेलल सरफेसेस के, उनके भी परपेंडिकुलर रहे। ठीक, दैट सरफेस, दैट सेक्शन इज नोन एज प्रिंसिपल सेक्शन। और यही हमारे काम का है। हम जब भी कोई भी क्रिस्टल कट करते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए, हाफ वेव प्लेट या क्वार्टर वेव प्लेट या फुल वेव प्लेट बनाने के लिए, वो इसी प्रिंसिपल सेक्शन में ही कट करते हैं। ठीक, एंड ये प्रिंसिपल सेक्शन कुछ इस तरह का कट होता है कि इसके ये एंगल्स 109 डिग्री एंड 71 डिग्री आ पाते हैं। डेफिनेटली 102 तो नहीं होगा क्योंकि वो तो ये वाला सरफेस था और हमने कुछ स्लैंट काटा है। वो जो सरफेस है वो इस तरह का कट होता है कि इसके एंगल्स 109 डिग्री एंड 100 वो एंड 700 वो 700 नहीं एंड 71 डिग्री बने। ठीक, जिसमें ऑप्टिक एक्सिस, क्योंकि ऑप्टूस एंगल से कट किया था तो ये होती है 109 डिग्री वाले सरफेसेस को मिलाने वाली लाइन इज द ऑप्टिक एक्सिस। ठीक, तो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए बहुत सारी हो गई अभी, बहुत सारी तो नहीं, 2-3 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुई। पहला तो इनके एंगल्स प्लस ऑप्टिक एक्सिस कौन सी है ब्लंट कॉर्नर के थ्रू, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन एंड द एंगल्स ऑफ प्रिंसिपल सेक्शन। लेकिन आपको ये बोल सकता है कि प्रिंसिपल सेक्शन तो बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला, ये जो सरफेस, ये वाला सरफेस था, टॉप वाला सरफेस, इसके परपेंडिकुलर रखा ABCD को, दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन। दूसरा कोई ऐसा भी तो बना सकता था कि वो सी दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये वाला जो सरफेस बना है इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो डेफिनेटली ये बहुत तरीके से बनाए जा सकते हैं क्योंकि 3 पेयर हैं, वी हैव 3 पेयर्स ऑफ पैरेलल सरफेसेस, तो 3 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल सेक्शंस बनाए जा सकते हैं। ठीक, इस तरह से। तो दिस डार्क लाइन, ये तो है भाई कुबर्ड, और डार्क लाइन इज द ऑप्टिक एक्सिस। तो इस तरह से बनाया जा सकता है पहला सेक्शन। तो दूसरा ऐसे भी तो बनाया जा सकता है, और थर्ड इस टाइप से बनाया जा सकता है। तो सपोज हमारा जो क्रिस्टल था वो इस तरह का कुबर्ड था और उसमें ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉर्नर और ये कॉर्नर ब्लंट कॉर्नर थे, और दिस डार्क लाइन, डार्क ब्लैक लाइन इज ऑप्टिक एक्सिस, और हमें प्रिंसिपल सेक्शन कट करना था। और प्रिंसिपल सेक्शन है क्या? प्रिंसिपल सेक्शन वो प्लेन है जिसमें ऑप्टिक एक्सिस भी लाई करे, साथ ही साथ वो प्रिंसिपल सेक्शन इसकी सरफेसेस के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। तो ये वाला देखो, ये वाला सरफेस, इसमें ऑप्टिक एक्सिस है, और ये जो सरफेस है वो ये वाला सरफेस इसके परपेंडिकुलर भी है ना? यस सर। तो दिस इज अ प्रिंसिपल सेक्शन। और इसी तरह से ये डिफरेंट है, एंड दिस प्रिंसिपल सेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दिस फ्रंट सरफेस ऑफ द कुबर्ड। ऐसे ये वाला, दिस सरफेस इज परपेंडिकुलर टू टॉप कुबर्ड। तो इस तरह से 3 तरह के प्रिंसिपल सेक्शंस कट किए जा सकते हैं, और तीनों ही प्रिंसिपल सेक्शंस में जो एंगल्स हैं वो 109 एंड 71 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। हाँ, किसी भी एक सरफेस, और एक नहीं 2 सरफेस होंगे क्योंकि 2 सरफेस पैरेलल हैं, तो किसी भी एक पैरेलल पेयर के परपेंडिकुलर हो। डेफिनेटली तीनों के तो परपेंडिकुलर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो या तो इस वाले सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए, या टॉप वाले के परपेंडिकुलर हो जाए, या फ्रंट वाले के परपेंडिकुलर हो जाए।
ठीक है। तो अगर फ्रंट वाले के परपेंडिकुलर है तो बैक वाले के भी परपेंडिकुलर होगा, तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। टॉप वाले के परपेंडिकुलर है तो बॉटम के भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है। एंड थर्ड, इन दोनों साइड बाय साइड, इनके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है। तो अभी हमारे पास दो जो इन्फॉर्मेशन आई, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो ये थी कि कुबर्ट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इनके एंगल 78 एंड 182 होते हैं, ब्लंट कॉर्नर को बनाने वाली लाइन इज ऑप्टिक एक्सिस, साथ ही साथ हमें प्रिंसिपल सेक्शन में कट करना होता है इस क्रिस्टल को। ठीक। और जब हम प्रिंसिपल सेक्शन में कट करते हैं तो 3 टाइप्स के प्रिंसिपल सेक्शंस बन सकते हैं। ठीक। उन 3 टाइप के प्रिंसिपल सेक्शंस में जो एंगल्स होते हैं 109 डिग्री एंड 71 डिग्री होते हैं। और ये जो 109 डिग्री को मिलाने वाली जो लाइन है, दैट एक्सिस, दैट डायरेक्शन इज ऑप्टिक एक्सिस, दैट्स ऑल। तो जब भी हम कट कराएंगे इसी तरह से कट करेंगे। ठीक है। और अगर ये क्लियर हो तो इसके बाद हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्टिक एक्सिस में, इसमें प्रिंसिपल सेक्शन में कट तो कर लिया, अब इससे पोलराइज्ड लाइट रे कैसे बनाएं। अभी भी प्रॉब्लम तो वही है कि जब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे और ऑर्डिनरी लाइट रे जब इससे बाहर आएंगी तो दोनों साथ साथ चलने लगेंगी और हमें वो पोलराइज्ड लाइट रे नहीं मिलेगी। ठीक है। तो क्या करें, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट रहे हैं निकोल, उन्होंने एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप किया था एंड दैट स्ट्रक्चर कैन मेक अ पोलराइज्ड लाइट। ठीक। और वो जो स्ट्रक्चर है उसे निकोल के नाम पर ही निकोल प्रिज्म बोला जाता है। तो अब हम वो इंफॉर्मेशन, वो इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो निकोल ने यूज की थी पोलराइज्ड लाइट रे बनाने के लिए। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे और ऑर्डिनरी लाइट रे में से किसी एक लाइट रे को बाहर कर दिया था, ऑर्डिनरी लाइट रे को बाहर कर दिया था। ठीक। वो लाइट रे बाहर आ नहीं पाई, साथ ही साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के साथ नहीं चल पाई और बस ये पोलराइज हो गया। ठीक है। तो अब यही देखने वाले हैं। तो देखो, जब भी कोई लाइट रे अनपोलर लाइट रे एंटर करेगी इसमें इस प्रिज्म में, या फिर इस प्रिज्म में नहीं, इस क्रिस्टल के कट वाले पार्ट में, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लाइट रे में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक। और अगर हमने सिंपल कोई क्रिस्टल ऐसे ही ले लिया है कट करके तो दोनों ही बाहर आएंगे। इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के जो वाइब्रेशंस हैं इस प्रिंसिपल सेक्शन के ही पैरेलल रहेंगे, मतलब सेम डायरेक्शन में रहेंगे, जिस डायरेक्शन में, सेम प्लेन में रहेंगे जिस प्लेन में ऑप्टिक एक्सिस है। और ये जो ऑर्डिनरी लाइट रे है इसके वाइब्रेशंस इस प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर रहेंगे, मींस उस जो ऑप्टिक एक्सिस की उसके परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। अब हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन ही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे के वाइब्रेशंस प्रिंसिपल सेक्शन में ही रहते हैं, लाई करते हैं, और ऑर्डिनरी लाइट रे के वाइब्रेशंस इस प्रिंसिपल सेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक। अच्छा, इसमें ये है इंसिडेंट लाइट रे, और इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन थी ये वाली, इसके ऊपर ये वाली कोई डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में डिफ्लेक्शन कम हुआ है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ है, या मैंने उल्टा बोला? बताओ भाई, बोलो। यहाँ ऑर्डिनरी लाइट रे का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे का डिफ्लेक्शन ज़्यादा है? एक्स्ट्रा का ज्यादा होगा सर। क्यों? लाइट देखो, ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, दिस इज द ओरिजिनल डायरेक्शन। ठीक है। ओरिजिनल डायरेक्शन के बाद ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, और इससे डिफ्लेक्ट हुई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट रे यहाँ तक और ऑर्डिनरी लाइट रे यहाँ से यहाँ तक। तो डिफ्लेक्शन किसका ज़्यादा है? डिफ्लेक्शन कौन सी ज़्यादा डेविएट हुई है? डेविएशन किसका ज़्यादा है? ऑर्डिनरी का पे डिपेंड करेगा ना फिर। नहीं, फिलहाल इसमें इस फिगर में, ये फिगर एक नेगेटिव क्रिस्टल का है जो कि कैल्साइट क्रिस्टल है। तो निकोल ने कैल्साइट क्रिस्टल का ही यूज़ किया था एक्चुअली। ठीक है। तो ये जो सामने तुम्हारे फिगर है इसके अंदर, इसमें ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइट में से डेविएशन किसका ज़्यादा है? ऑर्डिनरी का इफेक्ट तो। अच्छा, अब बताओ दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हाँ, और इसका मतलब ये हुआ ये नेगेटिव क्रिस्टल हुआ। ठीक। तो अभी हमारे पास 3 मिनट बचे हैं केवल, तो ऐसा करते हैं इसे यहीं पे छोड़ते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ट्यूसडे को हम निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और अगर तुम लोग पढ़ा हो तो और अच्छी बात है, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है। विल दैट बी क्लियर? विल दैट बी फाइन? यस सर। फिर किसी पर्टिकुलर एंगल पे करा होगा इसमें। हाँ, ये एक एंगल है कोई,
और हम इसके बारे में बात करेंगे कि इस एंगल को कितना रख सकते हैं, हमारे पास कितनी फ्रीडम है कि इस एंगल को कितना रखें। हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, अगर हमने इसे बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया तो फिर से ये बेशक उनका स्ट्रक्चर ठीक था लेकिन वो अगेन इसे पोलराइज नहीं कर पाएगा। तो हम इस एंगल के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। और ये क्या किया उन्होंने आगे, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। चलो ओके ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे Thank you, sir. लेक्चर को कंप्लीट वो फिनिश करते हैं और नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे इसके बारे में आगे।